जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। बहुत बेहद बहुत शानदार तरीके से आप सभी की पढ़ाई चल रही है और एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप हर उस चीज़ को कर रहे होंगे जो एग्ज़ाम में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप चाहते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए तो आपको 4 से 5 स्टेप्स फॉलो ही करने पड़ेंगे, जिनके बारे में मैं आपसे डेली बोलता हूँ। जिनमें पहला स्टेप आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। रटने की कोशिश किसी भी चीज़ को ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस चीज़ को रट के जाएंगे वही पेपर में आएगी। आपको इतना आना चाहिए कि क्वेश्चन अगर बदल के भी आता है तो आप उसको हैंडल कर सकें। दूसरा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए 10 बजे प्रैक्टिस सेट चला हुआ है। हालांकि आप उनको पीछे से देख सकते हैं, जो चैप्टर्स हम अभी कर रहे हैं आप उनको पीछे से देख सकते हैं। ये चैप्टर्स हमने पीछे कर लिए हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आप वहाँ से लगा सकते हैं 10 बजे, आपके लिए अलग से भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। लेकिन अगर आप साथ के साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी मैंने पीछे करवा दी है। सुबह का 10 बजे एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है, आप सर्च करना रोजगार विद अंकित डिफेंस, रोजगार विद अंकित डिफेंस BSF RORM प्रैक्टिस सेट। तो फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट आपको उसमें मिल जाएंगे। 800 क्वेश्चन की वो सीरीज है जिसमें हमने करीब 650 से 700 के बीच में क्वेश्चन अब तक कर लिए हैं और कुछ ही क्वेश्चन वहाँ पे बाकी है। बाकी भाई रिवीजन वो आपको करना है, मॉक टेस्ट वो आपको लगाने हैं, इनको सबको अच्छे से करना। रेडियो ऑपरेटर में कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। तो मैं धर्मेंद्र फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में, और कामना करता हूं सभी बच्चे एकदम बहुत अच्छे रहें, बेहतरीन रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, स्वस्थ रहें। आएंगे सभी एक बार। भूपेंद्र हैं, विकास हमारे साथ हैं, विशाल हैं, इरफान हैं, संजय सपना हैं, संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, अजीत सिंह हैं, प्रतीक्षा सिंह हैं। सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। भूपेंद्र देवरिया वाले भी जी हमारे साथ हैं। बताओ कैसे हैं आप? एकदम खुश हैं, मस्त हैं? अपने हालचाल बताओ, हालचाल जरूर बताया करो। और हालचाल बताने से ही फर्क नहीं पड़ता, अच्छे बताया करो, बेहतरीन होने चाहिए। हमारे साथ हैं प्रतीक मिश्रा और अजय हैं, रश्मि हैं, सतेंद्र हैं, और सरिता हैं, हर ज्योति हैं, तुषार हैं, आकृति हैं, अक्षरा हैं, राम, मोनू हैं, मुकेश, प्रिया हैं, और आतफा अताफ सैफी हैं, वंदना पाल जी हैं, विभूति हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। सर ऐप पर सर्च करना है? नहीं नहीं, ऐप पर नहीं, वो यूट्यूब पर है, फ्री में। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में है वो सारे प्रैक्टिस सेट, देख लेना, सर्च करना। रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल का नाम हो गया, उसके बाद BSF RORM फिजिक्स प्रैक्टिस सेट, बस इतना सा पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज की कहानी को। और आज जो हम बात करेंगे वो 4th चैप्टर की बात करेंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब तक 3 चैप्टर हम बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के साथ ही हमने यूनिट्स वगैरह को कवर किया, इन्वेंटर्स को कवर किया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कवर किया, बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें देखी हमने यूनिट वाले चैप्टर में, जो कि इन सब का बेस था। उसके बाद हम मोशन की तरफ आ गए थे, फिर हमने देखा था कि लॉज ऑफ मोशंस क्या होते हैं, जो मोशन है वो किन नियमों से चलता है। और उसके बाद आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर की, यानी कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे 2 क्वेश्चन लेना चाहूँगा कल के पढ़ाई हुए में से। तो कल जो हमने बात करी थी वो किसके बारे में बात करी थी? लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात करी थी। चलो तो लॉज ऑफ मोशन, कल हमने फ्रिक्शन के बारे में बात करी थी। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बताइए, तीनों तरह के फ्रिक्शन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है? तीनों तरह के फ्रिक्शन में सबसे अधिक मान जो है वो कौन से फ्रिक्शन का होता है? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे फ्रिक्शन से ये है कि जो रिएक्शन होती है, यानी कि जो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, ये बताइए। ठीक है, सही आ रही है, बहुत बढ़िया, आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, बताएंगे जल्दी से सभी लोग, किसकी होती है मैक्सिमम वैल्यू? तो आप सभी आंसर कर रहे हैं कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन की, बहुत ही बढ़िया। तो 3 तरह के फ्रिक्शन होते हैं आपके, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेमेटिक, यानी कि डायनामिक जिसको आप बोलते हैं। ये देखना एक बार, ये डिस्प्ले लाल लाल सी। चलो तो बताओ क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की। किसकी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की, यानी कि सीमांत घर्षण बल का जो मान होता है वो सबसे ज़्यादा
होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान सबसे ज़्यादा होता है, सीमांत घर्षण बल का मान सबसे ज़्यादा होता है, और फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? लंबवत प्रतिक्रिया के। लंबवत प्रतिक्रिया जो किसी भी बॉडी को नीचे रखने पर ऊपर की तरफ एक्ट करती है, किसी भी बॉडी के नीचे रखने पर ऊपर की ओर एक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम लंबवत प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और इसमें हम 3 राशियों के बारे में पढ़ेंगे, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में, यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में। हर एक राशि एक दूसरे से रिलेटेड है, पढ़ के एकदम मज़ा आ जाएगा, शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश रहेगी। बस आपको अपना अटेंशन बनाए रखना है, आपको अपना ध्यान यहीं पर बनाए रखना है और हर एक चीज़ को ना समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है, देखें एक बार। वर्क होता है कि आपने किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाया, आपने किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाया और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित कर दिया। अगर ऐसा करने में आप सफल रहे हैं तो जी वहाँ पर वर्क हुआ है। यानी कि आपने फोर्स लगाया और एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो आप कहोगे कि जी यहाँ पर वर्क हुआ है। जैसे कि मान के चलिएगा, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इस पर आप एक फोर्स लगाते हैं, ये आपने एक फोर्स लगाया और फोर्स के प्रभाव से ये बॉक्स आपका यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया। मान के चलिए इसने यहाँ से लेके यहाँ तक एस दूरी तय की है। एफ फोर्स लगाने से इसने कितनी दूरी तय की है? एस दूरी तय की है। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक वर्क हुआ है। वर्क कितना हुआ है? एफ डॉट एस, यानी कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। इस वर्ड पर बहुत ध्यान देना है, ये केवल विस्थापन नहीं है, ये है बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि आपको वो वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है जो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। क्या सर फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर यहाँ से तुम डॉट हटाओगे वेक्टर के हिसाब से तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। यानी कि अब देखिए, अगर फोर्स किसी एंगल पे लगा हुआ है, अगर फोर्स किसी एंगल पे लगा हुआ है, मान लो ये फोर्स ना लग के अब की बार जो फोर्स लगा है वो ये लगा है, अब की बार जो फोर्स लगा है वो ये वाला लगा है, तो यहाँ से कितना एंगल बनेगा? थीटा बनेगा। अगर तुम वेक्टर के हिसाब से इसके कंपोनेंट देखोगे तो कितना आ जाएगा? एफ कॉस थीटा। यानी कि हमें कौन सा फोर्स, अगर हम डिस्प्लेसमेंट ये वाला ले रहे हैं तो फोर्स भी हमें ये वाला ही लेना पड़ेगा, इसलिए एफ कॉस थीटा और एस आ जाता है, एफ कॉस थीटा और एस आ जाता है। बाकी चाहें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई डॉट है तो क्या लगेगा? कॉस थीटा लगेगा। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं कि अगर ये कंपोनेंट इसका कॉस है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये कंपोनेंट इसका हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब ये बॉक्स ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। अगर तुम डिस्प्लेसमेंट ये वाला देखोगे, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट ये वाला देखोगे, अगर तुम कहते सर मैं तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट से निकालना चाहूंगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता एफ एस और साइन थीटा हो जाता, एफ एस साइन थीटा हो जाता। समझ गए आप कि आपको वो वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है, आपको वो वाला विस्थापन लेना है जो बल की दिशा में है। अगर आप बल की इस दिशा को लेते हो, एफ एस कॉस थीटा को, तो ये डिस्प्लेसमेंट लोगे। अगर इसको लेते हो तो फिर ऊपर का डिस्प्लेसमेंट लोगे कि बॉडी कितना ऊपर गई है। अगर आपको ये चीज़ें कम समझ आई हैं तो केवल आप इतना याद रखेंगे कि एफ एस कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है? थीटा वो एंगल है जो बल और विस्थापन के बीच का एंगल है, बल और विस्थापन के बीच का एंगल है। बस इतनी सी बात तो आपको समझनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, मान के चलिएगा कि एक दीवार है, एक स्थिर दीवार है, रुकी हुई दीवार है, आप बाहुबली बन के उस पर धक्का लगा रहे हैं, क्या दीवार टस से मस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर दीवार हिलेगी ही नहीं, अगर दीवार कहीं जाएगी ही नहीं, तो क्या होगा? ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा, विस्थापन जो होगा, जीरो हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। चाहे आप बुरी तरह से थक जाएं, सुबह से शाम तक आप उस पर बल लगाते रहें, पूरी एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाए, फिर भी ये नहीं माना जाएगा कि कोई कार्य हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी विस्थापन नहीं है। ठीक है, चलो, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आई है तो बहुत मजे की बात है, एक बार थम्स अप करना जरा जिनको ये वाली बात समझ में आ गई है। बाकी जिनको नहीं समझ में आई है कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद रखेंगे W बराबर एफ डॉट एस, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। और थीटा क्या है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, बल और विस्थापन के बीच का कोण। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार आप लोगों के आंसर आते हुए। अब इसका मात्रक क्या होता है जी? मात्रक होता है, अगर आप SI मात्रक की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर। चाहें तो आप इसका न्यूटन मीटर कहिए, या न्यूटन मीटर को ही आप क्या कह देते हैं? जूल कह देते हैं। अब देखिए, आप लोग डायरेक्टली इसका मात्रक जूल याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। मैं कहता हूं अगर आप यूनिट में एक्सपर्ट हैं, अगर आप यूनिट्स में एक्सपर्ट हैं
तो 30% चीज़ें आपके लिए बहुत आसान बन जाती हैं। इसलिए यूनिट्स की अच्छी इन्फॉर्मेशन रखिए। भाई जूल, क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए जूल किसको कहा जाता है? तो जूल कहा जाता है न्यूटन मीटर को। कहाँ से आती है? फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही क्या कह देते हैं आप? जूल कहते हैं। इस बात को भी याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि समझिए, अब बच्चे तुम लोग क्या कंफ्यूज होते हो कि सर इसमें तो फोर्स आ रहा है, सर इसमें तो ये आ रहा है। देखो मैंने आपको एक हालांकि तरीका बताया था कि आप क्या किया करो भाई, फोर्स कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको माइनस लेंगे। ये भी कैसी क्वांटिटी है? माइनस है। तो माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट से क्या बनेगी? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। ये तरीका मैंने आपको बताया था। इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिकली सोचें तो जब आपको कोई काम करना होता है तो क्या काम के साथ कोई डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है? भाई मान के चलिए आपको किसी भी चीज़ पर कुछ काम करना है, जैसे आपकी इंजन है आपके लिए काम कर रहा है, तब क्या वो कोई दिशा में काम कर रहा है? दिशा थोड़ी ना होती है भाई, उसको तो 10 जूल का काम करना है, 10 जूल का काम आपको मिल जाएगा। तो कार्य के साथ कोई भी दिशा कभी भी नहीं जुड़ी होती है। ठीक है। कार्य के साथ कोई भी दिशा, कार्य के साथ कोई भी दिशा कभी भी जुड़ी हुई नहीं होती है। तो ये हो गया आपका क्या? मात्रक। और ये हो गई आपकी अदिश राशि। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? बहुत शानदार, आप लोग लिख रहे हैं, बढ़िया मात्रक लिख रहे हैं, सीजीएस मात्रक। तो अगर हम इसके सीजीएस मात्रक की बात करेंगे तो सीजीएस मात्रक इसका हो जाएगा अर्घ। कितना हो जाएगा? अर्घ हो जाएगा। और अगर आपसे कोई रिलेशन पूछेगा कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने पहले ही लिख दिया, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 7 अर्घ होते हैं। ठीक है। सीजीएस अर्घ होता है रश्मि, बहुत ही शानदार। और इसकी डायमेंशन भी आपने लिख दी है ml_t-1, ml2t-2, ये है इसकी डायमेंशन। चलो एक बार डायमेंशन भी देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, आपने डायमेंशन लिखी। चलो इसकी एक बार सभी लोग डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे। इसकी एक बार डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे, यानी कि विमा निकाल के दिखाएंगे। तो विमा क्या होगी भाई इसकी? देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ml_t-2। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? l। तो कितनी हो जाएगी? ml2t-2। जरा बताइए, क्या अब आपको डायमेंशन रटने की कोई ज़रूरत है? क्या आपको डायमेंशन रटने की कोई ज़रूरत है? या सारी चीज़ें आपको समझ में आती जा रही हैं? अब डायमेंशन आप निकालना सीख रहे होंगे। अगर निकालना सीख रहे हैं तो मज़े की बात है बहुत। ml2t-2 पर बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। ज्योति चौहान ml2t-2 t-, बताएंगे सभी लोग एक बार, क्या इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? ml2t-2 होगा नेहा, t की पावर 2 नहीं होगा, t की पावर -2 होगा। ठीक है। चलिए, तो ये हो गई कार्य के बारे में बात। कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है कि कार्य क्या होता है भैया? बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। कि आपने कितना बल लगाया और वस्तु कितनी विस्थापित हो गई, फोर्स लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें हो गया। ये हो गया सिंपल वर्क। अब मजेदार क्वेश्चन यहां से आता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से समझने की बात है थोड़ी सी, आपके स्तर पे इसको हमें समझना ही पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकते हम। अगर छोड़ोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा है वर्क का, ये एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब सुनो, थीटा किसके बीच का कोण है? थीटा जो कोण है वो बल और विस्थापन के बीच का कोण है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। चलिए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल मांगता हूं। मैंने आपसे बोला कि हम एक बॉल को ऊपर उठा रहे हैं, या फिर कुली है, कुली। इस तरह के सवाल ही ले लेते हैं जो डायरेक्टली पेपर में आते हैं कि कुली जो है ना वो सामान को ऊपर उठा रहा है। कुली कौन होता है? पोर्टर। पोर्टर कौन होते हैं? जो रेलवे स्टेशन पे सामान वगैरह ले जाके रख देते हैं, पैसे आपसे ले लेते हैं। तो मान के चलते हैं भैया ये हैं कुली भैया। ठीक है जी, ये हैं आपके कुली भैया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हर एक को। और ये उठा रहे हैं एक सामान को। अब ये उठा रहे हैं सामान को, उठा रहे हैं ऊपर की तरफ, ताकत लगा के ऐसे ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। अब सुनो, कुली भैया कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? बहुत ध्यान से बताओ, कुली भैया कहाँ फोर्स लगा रहे हैं? आप कहोगे सर कुली भैया ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। भाई तभी तो सामान ऊपर जाएगा। जब कुली भैया ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी तो सामान ऊपर जाएगा। यानी कि ये बल लगाया किसने? कुली भैया ने। ये फोर्स लगाया किसने? कुली भैया ने। अच्छा बॉक्स जा कहाँ रहा है? आप कहोगे सर बॉक्स तो ऊपर जा रहा है। भाई कुली ऊपर उठा रहा है तो बॉक्स ऊपर ही जा रहा है डेफिनेटली।
तो बॉक्स कहाँ जा रहा है जी? ऊपर जा रहा है। ये हो गई किसकी दिशा? ये हो गई विस्थापन की दिशा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है। मुझे एक बात ये बताइए, वाह भाई दामोदर, बहुत बढ़िया। वर्क डन इज जीरो बाय द कुली। मैं यही चीज तो आपके अंदर से निकालने आया हूँ कि तुम लोग तुरंत जहां कुली देखते हो बेचारे को बदनाम कर रखा है, वर्क डन जीरो कह देते हो। पहले पूरी बात ध्यान से सुनो और अपने पुराने चीजों को भूल जाओ। मुझे पता है तुम कुली देखते ही, लिफ्ट देखते ही गलत आंसर कर देते हो। जैसे लिफ्ट में तुम्हारे बहुत सारे डाउट दूर हुए थे, यहाँ भी डाउट दूर होंगे। बस समझने के मूड से बैठो। अगर तुम जीरो दिमाग में सेट करके रहोगे, मैं कुछ और बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आप पहले समझो पूरी बात को, ठीक है। मुझे पता है आप गलत आंसर कर रहे हैं, जीरो नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस बल के अलावा यहां पर कोई और फोर्स भी आ रहा है? क्या और कोई बल भी यहां पर आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। कौन सा फोर्स आ रहा है मुझे बताइए। वस्तु का जो भार है वो कहां जाएगा? वस्तु पर कुली ने फोर्स लगाया ऊपर, लेकिन वस्तु का जो भार है वो कहां जाएगा? मैंने कहा वस्तु का भार हमेशा नीचे काम करता है, यानी कि बॉक्स अपने भार की वजह से नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। ये क्या है? वस्तु का भार, वेट। वेट भी क्या है? एक तरह का फोर्स ही है। वेट बच्चा एक तरह का फोर्स ही होता है। ये क्या है? वस्तु का भार है। अब मुझे एक बात बताइए बहुत ध्यान से, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच कोण कितना है। जिनको पता है बताना, जिनको नहीं पता समझने की कोशिश करना। इनके बीच कोण कितना है? जब दो चीज एक ही दिशा में होती हैं तो उनके बीच कोण 0 डिग्री होता है, याद रखना। यानी कि इन दोनों के बीच अगर हम कोण की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब हमें किसके बीच कोण देखना है? बल और विस्थापन के बीच। तो बल और एक विस्थापन के बीच कोण 0 डिग्री है। लेकिन इस बल और विस्थापन के बीच कोण कितना है? अगर तुम इन दोनों के बारे में बात करोगे, इसके और इसके में, तो ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो कोण होता है भैया आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, कमेंट करने छोड़ दो। तुम नहीं कर पा रहे हो सही, तुम सब गलत जवाब दे रहे हो। सुनो मेरी बात को ध्यान से, कि तुमसे पूछा जाएगा पेपर में, ध्यान से देखना, कि कार्य बताओ किसकी वजह से। एक बार पूछा जाएगा कार्य बताओ कुली की वजह से। किसकी वजह से? कुली की वजह से। अब कुली के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री। फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा। FS cos थीटा, ठीक है। जब तुम यहां थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे, जब तुम यहां थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1, और आंसर आ जाएगा आपका FS। कुली के द्वारा किया गया कार्य FS है। ध्यान से देखो, कुली के द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं है। अगर यहाँ फोर्स की कुछ वैल्यू दे दे, डिस्प्लेसमेंट की कुछ वैल्यू दे दे, तो आपका आंसर आ जाएगा। कुली के द्वारा किया गया कार्य 0 है ही नहीं। लेकिन अगर तुमसे पूछे कि भार के कारण कितना कार्य हो रहा है, वस्तु के भार के कारण, और देखिए भार को कौन लगाता है? ग्रेविटी लगाती है ना भाई। अर्थ की ग्रेविटी तो लगाती है, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्व जो है, पृथ्वी का गुरुत्व जो है वो लगाता है क्या? भार को। तो अगर गुरुत्व के कारण तुमसे कार्य पूछेगा, अगर गुरुत्व के कारण तुमसे कार्य पूछेगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिर से वही FS, लेकिन कॉस कितना लगाओगे तुम? 180, कॉस 180। और कॉस 180 कितना होता है? -1। तो आंसर आ जाएगा -FS। इसी के द्वारा भी किया गया कार्य 0 नहीं है। अगर आप कुली के द्वारा किया गया कार्य देखोगे तो पॉजिटिव आएगा। कुली के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव आएगा और भार के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव आएगा। किसी के भी द्वारा किया गया कार्य यहां 0 नहीं है जब कुली सामान को ऊपर उठा रहा है। नेहा गुरुजी आपकी वजह से मेरा सीटेट क्लियर हो गया। नेहा थैंक यू। बाकी तो सब तुम्हारी मेहनत का फल होता है भाई। भगवान करे आप जिंदगी में बहुत आगे जाएं। बताइए भाई साहब, किस किस को यह चीज क्लियर हो गई है कि कुली को देखते ही 0 नहीं करना है। अगर कुली सामान को ऊपर उठा रहा है तो कुली के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। और भार के द्वारा किया गया कार्य, वस्तु का जो भार है, भार के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होगा। समझ में कहां से आएगा? जब तुम 0 लेके बैठे हो, पहले 0 करने लग गए थे। बताओ। तो ये हो गया भैया किसका केस? कुली का केस। तो कुली एक फोर्स लगा रहा है, वस्तु का भार जो है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो आप ये देखो पेपर में पूछा किसकी वजह से जाएगा। अगर पेपर में पूछे कुली की वजह से तो धनात्मक कार्य है, अगर पेपर में पूछेगा भार की वजह से तो ऋणात्मक कार्य है। और जाके आप देख लेना जहां पे भी तुमने कुली के क्वेश्चन करे होंगे, जहां पे भी तुमने आज तक कुली के सवाल करे होंगे, कुली के सवालों में प्रॉपर देता है कि बताओ गुरुत्व की वजह से है, भार की वजह से है या कुली की वजह से है। ठीक है भैया। 180 ऐसे ली है कि वस्तु का भार कहां जा रहा है? नीचे,
और विस्थापन कहाँ है, ऊपर। अरे ऊपर उठा रहे हो, विस्थापन ऊपर है, वस्तु बाहर की वजह से नीचे जाना चाह रही है। जब दो दिशाएं विपरीत होती हैं तो उनके बीच कोण 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो एक सवाल और देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाए कि कुली समान सर पर उठाकर चल रहा है, कुली समान सर पर उठाकर चल रहा है। देख लो एक बार इसको, उससे ये भी समझ में आ जाएगा। अब ये कुली भैया हैं और इन्होंने उठा रखा है अपने सर पर सामान। चलो जी, फिर से बताना, एक बार फिर से ट्राई करना कि कौन कौन से फोर्स कहाँ लग रहे होंगे। अब कुली कहाँ फोर्स लगाएगा भाई, अगर तुम किसी चीज को ऊपर उठा के चलोगे तो तुम आगे फोर्स लगाओगे, यानी कि कुली ने फोर्स लगाया आगे। ये कुली भैया है और कुली ने फोर्स लगाया आगे। ये कौन लगा रहा है फोर्स, कुली, ठीक है, पोर्टर। और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है भाई, वस्तु तो आगे जा रही है ना, आगे तो जा रहा है सारा सामान, तो डिस्प्लेसमेंट यहां हो गया। अब वस्तु का वेट कहाँ काम करेगा भाई, वस्तु का वेट तो हर टाइम नीचे ही काम करता है, वस्तु का जो वेट है वो हर टाइम नीचे ही काम करता है। अगर तुम इसके और इसके बीच का एंगल देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में है। लेकिन इसके और इसके बीच के एंगल को अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री होगा। कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब तुमसे कार्य पूछेगा, एक बार ध्यान से देख लो इसको, ध्यान से देख लो। अब तुमसे कार्य पूछेगा किसकी वजह से, कुली की वजह से। तो कुली की वजह से कैसे निकालोगे, तुम कहोगे सर कुली की वजह से जो कार्य आएगा वो क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो W बराबर एफ एस हो जाएगा। यानी कि कुली के द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफ एस। लेकिन अगर भार के द्वारा किया गया कार्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस, ये 90 डिग्री का एंगल रखोगे, कॉस ऑफ 90, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, भार के द्वारा किया गया कार्य जो है, भार के द्वारा किया गया कार्य जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये पर्टिकुलर केस बस आप पढ़ते हो, एक ये चीज बस आप याद रखते हो, बाकी को आप इग्नोर कर देते हो, बाकी को आप इग्नोर कर देते हो। तो अगर पूछा जाए कुली सामान लेकर चल रहा है तो कुली के द्वारा कितना किया गया कार्य है, तो कुली के द्वारा कभी कार्य 0 नहीं होता, कुली के द्वारा कैसा कार्य है, पॉजिटिव कार्य है। और भार के द्वारा किया गया कार्य 0 है, ना हो यकीन तो जाके आप देख लेना, जहां आपने कुली के द्वारा किया गया कार्य 0 पढ़ा था वहां पे साफ साफ लिखा था कुली के द्वारा नहीं पूछा था, वो भार के कारण पूछा था, वेट की वजह से पूछा था, ग्रेविटी की वजह से पूछा। एक बार बताइए क्या सभी को समझ आया? बहुत बढ़िया, प्रिया, सोनू, धर्मवीर, बहुत मस्त आंसर है आपके, एकदम जबरदस्त। आशीष यादव, बहुत ही बढ़िया। तो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा चीज़ों में, लेकिन गलती नहीं होगी, नहीं तो आप हमेशा की तरह गलत पढ़ के बैठे हो और गलती वहाँ पे क्वेश्चन करके चले आओ। तो हमें यहाँ पे बस गलतियों से बचना है, गलती नहीं करनी है। विशाल, बहुत बढ़िया। तो एक बार थोड़ा सा बाद में, अभी जिनको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज कम है एंगल वगैरह की, वो थोड़ा सा प्लीज़ एक बार बाद में इसको देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। लेकिन हमें पढ़ना ऐसे ही है। देखो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी मुश्किल आपको आएगी, क्योंकि आपने पहले से कुछ और पढ़ रखा है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते इसको, चाहे कितनी मुश्किल आए, चाहे 2 बार में समझ में आए, चाहे 3 बार में, बट हमें समझना ही होगा। हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करोगे तो पता है ना, फिर गलत आपने पढ़ रखा है और आंसर आप गलत ही करके आओगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल पूछा जाएगा, कुली सामान सर पर रखकर रुका है। अब देखो कुली में ही कितने केस बन गए, तो भाई ये तो बहुत ही आसान है। अगर कुली भाई साहब सामान को सर पर रखकर रुक गए, अगर रुक गए तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये कहीं चलेंगी नहीं। हमारी मानसिक सोच बदल दी। चलो, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो कार्य क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, किसी की वजह से भी 0 हो जाएगा। इस केस में कार्य किसी की वजह से भी 0 होगा जब डिस्प्लेसमेंट ही 0 है। हम भूसा ढोते हैं तो वर्क डन 0 है, बिल्कुल सोनू सिंह। अब तुम फिर से वही गलती कर रहे हो, तुम भूसा ढोते हो तो तुम्हारी वजह से वर्क डन 0 नहीं है, ग्रेविटी की वजह से वर्क डन 0 है, यानी कि ग्रेविटी तुम पर कोई काम नहीं कर रही है। कौन काम कर रहा है, केवल तुम काम कर रहे हो। ठीक है जी। चलो, तो एक बार थोड़ा बहुत जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा सा बच्चा कम समझ में आया है आप फिर से एक बार रिपीट करके देख लेना, मैं तो भाई वही बोलूँगा। तो हमारा वैसे ही आधा घंटा इसमें जा चुका है, काफ़ी कम समय है, ज़्यादा कवर करना है, तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। अरे भाई आकाश शर्मा, एक बार यार नोटिफिकेशन को पढ़ो कि उसमें कहाँ से डिप्लोमा मांगा है। ठीक है, नोटिफिकेशन से पढ़ो, उसमें सब कुछ क्लियर रहता है, आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नोटिफिकेशन उठाओ, उसको पढ़ो कि उसमें कहाँ से डिप्लोमा मांगा है, बस हो जाएगा काम आपका। ठीक है, चलो, तो ये बात हो गई आपकी, कुली का केस हो गया, वर्क डन हो गया। अब चलते हैं किस पर,
एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम जिसका नाम होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मान के चलिएगा मुझे ये बॉक्स है और यही बॉक्स मुझे किसी फोर्स को लगाकर खिसकाना है, तो मान के चलो मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा। अगर यहाँ फ्रिक्शन भी लगा हुआ है और इस सतह पर फ्रिक्शन भी लगा हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो डिपेंड करेगा इस पर कि यहाँ ये सतह खुरदरी है या चिकनी है कि नहीं है। अगर आप एक खुरदरी सतह पे फोर्स लगाओगे, अगर आप एक खुरदरी सतह पर फोर्स लगाओगे तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर आप एक चिकनी सतह पर फोर्स लगाओगे तो आपको कम काम करना पड़ेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है, मैं कह सकता हूँ कि चुने गए रास्ते पर निर्भर करता है। जैसे अनु बोलो कि फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य चुने गए रास्ते पर निर्भर करता है। जरा एक बार बताइए। बहुत ही बढ़िया साक्षी, एकदम जबरदस्त आपने इंटरप्रिटेशन निकाली है, वेरी गुड। तो हम कह सकते हैं कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके द्वारा किया गया कार्य चुने गए रास्ते पर निर्भर करता है। तो ऐसा कोई भी फोर्स, अब दुनिया में जैसे देखो फ्रिक्शन फोर्स है, ऐसी बहुत सारे फोर्स हैं, हम पूरी फिजिक्स में बहुत सारे फोर्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, स्थिर वैद्युत बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, परमाणु बल हो गया, यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेज हो गए। तो अभी हमें फ्रिक्शन के बारे में तो जानकारी है, लेकिन बाकी के बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य रास्तों पर निर्भर करता है, ऐसे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य चुने गए रास्ते पर निर्भर करता है, उनको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, असंरक्षी बल बोलते हैं। लेकिन ऐसे बल जिनसे रास्ते का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे बल जिनसे रास्ते का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उन बलों को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कि भाई आप इस बल के थ्रू अगर काम करोगे, इस बल के थ्रू अगर काम करोगे तो आप रास्ते को देखो ही मत, रास्ते से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो कौन कौन से फोर्स होते हैं आपके, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलास्टिक फोर्स हो गया, चुंबकीय बल हो गया। इनके बारे में अभी आप जानते नहीं है, फिजिक्स में आगे चल के जान जाएंगे, बिल्कुल घबराओ मत। बस इतना समझ लो कि ये संरक्षी बल हैं और ये कैसे बल हैं, आपके असंरक्षी बल हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक। तो अब कार्य को हमने फिनिश कर लिया, कार्य को हमने बहुत गहराई से देखा, आधा घंटा पूरा लगाया। अब पढ़ते हैं ऊर्जा को, एनर्जी को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे तक काम आने वाली चीजें हैं एनर्जी को लेके। चलो एनर्जी को एक बार देख लेते हैं। बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, अरे दिव्या इलेक्ट्रिसिटी तक पहुंचने तो दो दीदी, इलेक्ट्रिसिटी तक अभी पहुंचे ही कहाँ है। अब देखिए एनर्जी क्या होती है। अब जैसे आप इन दोनों मोहतरमाओं को देखें, इनको देखते ही क्या लगेगा कि इनके बस की अब काम करना नहीं है, तो यही तो देख के लगेगा। और आप कहोगे अरे यार तू कैसे मरा बैठा, जरा सी भी एनर्जी ना है। लेकिन इनको देखो कितनी एनर्जेटिक लग रही हैं, अबे मतलब एनर्जी को देखो, एनर्जेटिक लग रही हैं, कितनी बढ़िया। तो आप इनको देखते ही कहोगे अरे वाह यार तुम तो अभी बहुत सारा काम कर सकते हो। दूर से देख के तुम कह दोगे कि तुम में बहुत सारी ऊर्जा है। यानी कि कार्य को करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है काम को करने की, उसको क्या बोलते हो तुम, एनर्जी बोलते हो, क्षमता बोलते हो। कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको आप क्या बोलते हो, एनर्जी बोलते हो, ऊर्जा बोलते हो। तो एबिलिटी टू डू वर्क क्या कहलाती है, आपकी एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है कार्य करने की क्षमता। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देखिए जूल ही होता है। अब समझो कि कार्य और ऊर्जा बिल्कुल भी एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही तरह की चीज है। जैसे कि मान के चलो अगर तुम एक स्प्रिंग को यहां बांध देते हो और तुम इस स्प्रिंग को ऐसे खींच लो, तो उस स्प्रिंग के पास एक ऊर्जा आ जाएगी, उस स्प्रिंग के पास एक ऊर्जा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे तुम उसे छोड़ोगे यहां भाग जाएगी। वो ऊर्जा आई कहां से, जो तुमने काम किया है। तो तुम्हारे द्वारा किया गया काम ही किसी वस्तु में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज है। फिर वो ऊर्जा किस में बदल जाती है, कार्य में बदल जाती है। तो कार्य और ऊर्जा लगातार एक दूसरे में बदलती रहती है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी भी एक अदिश राशि है, स्केलर ही क्वांटिटी है। सब कुछ उसी के जैसा है। ठीक है, अब ऊर्जाएं कितने तरह की होती हैं, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे तरह की ऊर्जाएं हैं। जैसे कि गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, हमारे सिलेबस में है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, जो नाभिक से मिलती है, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, जिनका उपयोग आजकल हम बिजली बनाने में कर रहे हैं। उसके बाद सोलर एनर्जी हो गई, सूर्य की ऊर्जा हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आप जानते हैं, और थर्मल एनर्जी भी आप जानते हैं कि ऊष्मा से कैसे ऊर्जा बनाई जाती है। पानी को गर्म करो, भाप बनेगा और भाप से हमें ऊर्जा मिल जाएगी। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कभी भी, है ना, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चलिए एक बार देख लेते हैं वन बाय वन दोनों को। गतिज ऊर्जा क्या होती है,
गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल सा मतलब है, गतिज ऊर्जा का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है, किसी भी बॉडी में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है, किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो ऊर्जा है, उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जरा कैसे कैसे। एनर्जी का मात्रक कैलोरी होता है सिर, जी सिर, जी बिल्कुल अखिलेश कुशवाहा जी, जी सिर, बिल्कुल एनर्जी का मात्रक कैलोरी होता है, जी सिर। अब यही तो दिक्कत है कि तुम लोगों ने वन लाइनर क्वेश्चन की फॉर्म में फिजिक्स को रट लिया, वैसे नहीं होता है भाई, आपको पूरी अंदर तक नॉलेज रखनी पड़ेगी। अब कैलोरी भी होता है, अर्ग भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, सबके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल घबराइए मत चाचा जी। ठीक है, यूनिट सीम होती है, जी ज्योति चौहान, यूनिट बिल्कुल सीम होती है। ज्योति कह रही है इन दोनों की यूनिट जो है बिल्कुल सीम होती है, बहुत बढ़िया। उसकी भी जूल थी, इसकी भी जूल थी, दोनों की यूनिट बिल्कुल सीम थी, बहुत ही बढ़िया, एकदम जबरदस्त आपका आंसर है। अब देखिए गति के कारण ऊर्जा, जैसे कि एक एरोप्लेन उड़ रहा है तो उसमें क्या है, गति है, गति है तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। एक वुमेन साइकिलिंग कर रही है, साइकिल चला रही है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा है, साइकिल चल रही है तो गति है, गतिज ऊर्जा है। कोई कार चल रही है तो कार के पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। पवन चक्की चल रही है, विंड मिल, उसके पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा। एक लड़का दौड़ रहा है, उसके पास गतिज ऊर्जा है। फुटबॉल को किक किया गया है, फुटबॉल हवा में है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, जब तक कोई भी वस्तु गति में रहेगी, उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ये सारे हो गए गतिज ऊर्जा के उदाहरण। अब देखिए जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत काम की चीज है। 1/2 mv स्क्वायर। m क्या है, किसी वस्तु का मास, v क्या है, वस्तु का वेग। जैसे मान लो फुटबॉल है, 1 किलो की फुटबॉल है और 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अगर 1 किलो की फुटबॉल 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही है तो उसमें कितनी गतिज ऊर्जा होगी। आसान सी बात है भाई, गतिज ऊर्जा को कैसे सॉल्व करोगे, काइनेटिक एनर्जी को कैसे सॉल्व करोगे। 1/2 mv स्क्वायर, मास कितना है 1 और v स्क्वायर कितना है 10 तो 2 से कितना हो गया 50 जूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। बड़े आराम से हम निकाल लेंगे हाफ mv स्क्वायर। बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त आप लोगों का आंसर है। ठीक है, तो ये एक आसान सी बात रही। अब और अच्छे सवाल देखो, अगर अच्छे सवाल पूछे जाएंगे तो इस तरह के पूछे जाएंगे कि किसी वस्तु की गति 2 गुनी करने पर गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स 2 टाइम्स देन एनर्जी बिकम्स, कि अगर किसी वस्तु की गति को 2 गुनी कर दोगे तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी। बहुत आसान सा सवाल है, देखो एक बार देखिए भाई, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर। अब सुनो, तुम्हें बहुत सारे दर्द होंगे, बहुत सारे, जैसे लिफ्ट वाले केस में तुम्हें दर्द हुआ, जैसे कि कार्य वाले केस में तुम्हें दर्द हुआ बहुत सारा, क्योंकि तुमने कुछ और रट रखा था लेकिन चीजें कुछ और होती हैं। यहां भी एक दर्द होगा बड़ा, सुनो कैसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कभी भी किसी फॉर्मूले में केवल उस चीज के साथ छेड़छाड़ी करो जिस चीज के साथ तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। किसी वस्तु की गति 2 गुनी करने पर, भाई साहब दो, अगर गति के साथ बोला गया है तो गति को ही चेंज करो, है ना, बाकी सबको इग्नोर मार दो, बाकी सबको इग्नोर मार दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उनको मार देते हो। अब देखिए इग्नोर मार दिया हमने, केवल गति के साथ छेड़खान करोगे, मतलब इसको 2 गुना करोगे। अगर v की वैल्यू 2 रखोगे, वो ऑलरेडी स्क्वायर है, तो कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, है कि नहीं है। अब ये मत तकलीफ लेना कि सर इसमें तो नीचे सर 2 भी था, सर बहुत दर्द हो रहा है, सर 2 नीचे था, काटा क्यों नहीं है। नहीं काटना है, उसको भूल ही जाओ बिल्कुल। ठीक है, उसको बिल्कुल भूल ही जाओ। तो आपको क्या करना है भाई, 4 गुनी। तो एनर्जी कितनी हो गई है आपकी, 4 गुनी हो गई है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। विनय कुमार कह रहे हैं सर भौतिक विज्ञान मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, वेरी गुड, और बहुत अच्छे से समझ में आती है। भाई वाह विनय, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ा करो मेहनत से। अखिलेश कुशवाहा कहते हैं 4 गुनी, मोनू कुमार ने कह दिया 2 गुनी। बहुत बढ़िया मोनू जी, आपको शुभकामनाएं। मोनू 4 गुनी हो जाएगी, ध्यान से देखो एक बार, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलो मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी वस्तु की गति 3 गुनी कर दी जाए, अगर किसी वस्तु की गति 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो बताएंगे एक बार कि काइनेटिक एनर्जी कितने गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, बताओ। बहुत बढ़िया सुजीत, एकदम जबरदस्त है। अगर आपको समझ में आया है तो इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर करिए अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो। सर टेस्ट कब होगा, अभी इस क्वेश्चन के बाद तुरंत टेस्ट कर लेंगे, इस क्वेश्चन के बाद तुरंत टेस्ट शुरू करेंगे। 12 गुनी, बहुत बढ़िया, पहला आंसर 12 है, फिर बाकी ज्यादातर आंसर तो 9 या 90%, 90%। 3 गुनी है तो 9 गुनी हो जाएगी, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सा आप क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कर दोगे, है ना।
3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 गुनी हो जाएगी। तो बहुत आसान सवाल है, इस तरह के सवाल भी अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ की। तो ये हो गई आपकी गतिज ऊर्जा। अब चलते हैं दूसरे तरह की एनर्जी पर, जिसको बोलते हो तुम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है समझो। स्थितिज ऊर्जा होती है किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा, उसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी। जैसे कि मान के चलो, जो आपका दोस्त पैसे लेके भाग गया, तुमने उससे कहा एक प्रैक्टिकल के लिए, तुमने उसे पीछे बुलाया था, उसके माथे पे पट्टी बंधी है, तुम कहोगे यार एक और करवा दे बस। वो कहेगा ओ भाई साहब पहले बहुत चोट लगी थी। तुम कहोगे अब की बार नहीं लगेगी। बुला लिया तुमने उसको, नीचे बिठा लिया। एक पत्थर लेना 1 किलो का, और जमीन से उठा के, बहुत प्यार से जमीन से उठा के उसके सर पर रख देना, उसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर तुम उसी पत्थर को जमीन से इतना ऊपर उठा के, इतना ऊपर उठा के और फिर छोड़ोगे, तो बोलो उसके खोपड़े का क्या कर देगा। अब ये देखिए आप कि अगर मैं किसी पत्थर की बात करता हूं, अगर मैं किसी पत्थर की बात करता हूं, मान लो ये है आपका ग्राउंड लेवल, ये है आपकी जमीन। तो इस पत्थर की जमीन से कोई ऊंचाई नहीं है, ये बिल्कुल जमीन पे रखा हुआ है। लेकिन अगर तुम इसी को काफी ऊंचाई तक उठा दोगे, तो क्या बन जाएगी, इसमें कोई ऊंचाई बन जाएगी, है कि नहीं है। यानी कि अब इसकी स्थिति बदल चुकी है, अब इसकी स्थिति बदल चुकी है, और इसके पास कितनी एनर्जी है, h ऊंचाई के लायक एनर्जी है। तो किसी भी वस्तु में उसकी पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और तुमने फिर से वही रट रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। ये एक सिंगल केस है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी 20 तरह की होती है। तुमने भाई देखो बहुत छोटे छोटे स्तर की चीजें पढ़ी हैं, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे क्योंकि आप 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हो। ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh केवल एक केस होता है। पोटेंशियल एनर्जी के 6 फॉर्मूले पढ़ोगे पूरी फिजिक्स में, तो बिल्कुल दर्द मत लेना कि सर ये तो mgh होते हैं, सर ये कैसे लिख दिए। वो अलग अलग केस में अलग अलग है, हेडिंग के साथ रटना है, ठीक है। चलो कैसे, एक बार ध्यान से देखेंगे। पहले पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल देखो। जैसे मान के चलिएगा एक पहाड़ पर तुम किसी भी चीज को रख देते हो। अब देखो पहाड़ पे जब तुमने किसी चीज को रख दिया, यहाँ रोक के रखा है, तो रुकी हुई चीज में कौन सी एनर्जी होगी, हमेशा स्थितिज ऊर्जा होगी। अब जैसे ये चीज या तो इधर आएगी या तो इधर आएगी, तो किस में आ जाएगी, गति में आ जाएगी। यानी कि इसकी सारी एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगी। क्या आपको बिल्कुल खूबसूरती समझ में आई गतिज और स्थितिज ऊर्जा की, कि दोनों कैसे एक दूसरे में बदलते हैं। देखिए जब तुम किसी चीज को ऊपर से नीचे ले गए होगे, तो चला के ले गए होगे, तो सारी की सारी गतिज ऊर्जा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा में इकट्ठी होगी। और जैसे ही यहां पहुंच जाओगे, सारी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी जब तुम रुक जाओगे। जब तुम रुक गए उस बॉल को लेके, तो सारी गतिज ऊर्जा जो थी, काइनेटिक एनर्जी जो थी, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि रुक गए तो गतिज ऊर्जा 0। अब उसके पास स्थितिज ऊर्जा है भयंकर वाली। अब जैसे ही वो चलना शुरू करेगी नीचे की तरफ, तो क्या होगा, हाइट देखो घटती जा रही है, हाइट घटती जा रही है, लेकिन गति लगातार बढ़ेगी। तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा कम होती चलेगी। जरा बता दो ये बात किस किस को एक बार समझ में आ गई है, हम सब करके। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग केस रहता है। अब तुम रट लेते हो बांध। तुम दिक्कत क्या है पता है, हेडिंग के साथ नहीं रटते हो, तुम रटते हो किसी किताब में मिलेगा बांध में स्थितिज ऊर्जा होती है, फिर किसी में मिलेगा बांध में गतिज ऊर्जा होती है। अब भाई ये बड़ी गड़बड़ की बात है, हम ऐसे रटे हैं क्यों। आप स्थिति को समझिए। वो कहेगा प्रॉपर, देखें अगर प्रॉपर सवाल मिलेगा, बांध के रुके हुए पानी में या बांध में संचित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। जो डैम होते हैं उनके रुके हुए पानी में कौन सी एनर्जी होती है। अब भाई जब पानी रुका हुआ है, किसी हाइट पर पानी है, किसी ऊंचाई पर पानी है, जब ये नीचे गिरेगा तो तबाही ला देगा। यानी कि ये किसी ऊंचाई पर रुका हुआ है। अगर ये किसी ऊंचाई पर रुका हुआ है, अगर ये किसी ऊंचाई पर रुका हुआ है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन कहे बांध के बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। अगर पानी बह रहा है तो पानी चल रहा है, और चलते हुए पानी में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तो बांध में दोनों तरह की ऊर्जाएं हैं। अगर बांध चल रहा है, बांध में पानी चल रहा है, तो भाई साहब गतिज ऊर्जा है, और बांध में पानी रुका हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा है। ऐसे तो बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि किसी पेड़ पर फल लटका हुआ है। अब फल जो लटके हुए हैं ये किसी ऊंचाई पर ही तो लटके हुए हैं और रुके हुए हैं। अगर कोई चीज किसी ऊंचाई पर है और रुकी हुई है, या ऊंचाई मत कहिए, उसकी स्थिति कहिए, अगर उसकी स्थिति ऐसी है कि उसके पास एनर्जी है। बहुत बढ़िया सत्य, आपको उदाहरण से बेहतर गतिज और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा समझ आई। समझ के ही चलना है हमें। अगर आपको समझ में आ रही है तो मेरे यहाँ टारगेट कंप्लीट है। किसी भी चीज की स्थिति ऐसी है कि वो रुकी है परंतु उसमें ऊर्जा है, रुकी है परंतु ऊर्जा है, तो हम उसको कहेंगे कि उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे कि मान लो ये है, ये धनुष बाण है, या फिर आप एक गुलेल को देखेंगे तो जैसे आप उसको खींच के रखते हो, सोचो अब तीर की चाहत क्या है, या यहाँ पे पत्थर जो है गुलेल में उसकी चाहत क्या है, जैसे छोड़ेगा तुरंत भाग जाऊंगा, जैसे छोड़ेगा तुरंत भाग जाऊंगा। अभी तो आपने होल्ड करके रखा है ना, गति तो नहीं है उसमें।
अभी कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। लेकिन जैसे ही छोड़ोगे सारी, सॉरी, जब रुका था तो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही छोड़ोगे सारी स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है। अगर वैसे ही एक स्प्रिंग यहाँ पे मैं बांध दूं और उस स्प्रिंग को ऐसे खींच के रखूं, तो देखो जब तुम उसको खींच रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, गतिज ऊर्जा है उसके पास, जब वो मोशन में है, अभी चल रही है वो, लेकिन जैसे यहाँ के आपने रोक दिया, मैक्सिमम खींच दिया, अधिक से अधिक खींच दिया और आपने उसको रोक दिया, अब ये रुकी हुई है, तो कौन सी ऊर्जा है? क्या एनर्जी है? बिल्कुल है। कैसे पता लगेगा? छोड़ दे भग जाएगी, एनर्जी है उसके पास। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। खिंची हुई या दबी हुई? अब देखो, खिंची हुई कर लो या दबी हुई कर लो, अगर आप दबा के भी रखोगे ना तो भी कौन सी ऊर्जा है? अब आपने दबा दिया, यहाँ पे आपने इसको रोक दिया, रोक के रखे हैं, तो इसके पास एनर्जी है। कैसे पता लगेगा? भाई छोड़ दो एकदम भग जाएगी, तो यहाँ पे एनर्जी है। और ये कौन सी एनर्जी है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। क्या आपको समझ में आई मेरी बात? तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं फॉर्मूलों के ऊपर कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि स्थितिज ऊर्जा बहुत सारी तरह की होती है। सबसे पहली ऊर्जा देखेंगे आप, ग्रेविटी की वजह से जो होती है, यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, ग्रेविटी की वजह से जो ऊर्जा होती है। देखिए, ग्रेविटी की वजह से ऊर्जा कितनी होती है? अगर मान के चलिएगा कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पे रखा हुआ था, ये पृथ्वी का स्तर है, ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर रखा हुआ था ऐसे, और मैंने इसको h हाइट तक उठा दिया। कितनी हाइट तक उठा दिया? h हाइट तक उठा दिया, h हाइट तक उठा दिया। अब ये बॉडी कहाँ आ गई? यहाँ से लेके यहाँ आ चुकी है। तो इस पे जो भार काम करेगा वो कहाँ काम करेगा? नीचे की ओर काम करेगा। इस वस्तु का जो भार होगा वो कहाँ काम करेगा? नीचे की ओर काम करेगा, W। तो भार जो है W बराबर क्या होता है? M इंटू जी होता है। अगर आपसे कोई अब कार्य पूछे, वर्क पूछे, कार्य पूछे, तो आप क्या कहोगे? सर कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है। तो वर्क कितना हो जाएगा? ये कितना है? mg, और हाइट कितनी उठाई थी आपने? h, mgh, तो कितना हो जाएगा ये? mgh। और ये किया गया कार्य ही किसमें संचित हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाएगा। मैंने कहा था जो आप काम करते हो वो किसी ना किसी तरह की एनर्जी में बदल जाता है। तो जो आपने काम करा वही किस में बदल गया? पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला हो गया वो हो गया mgh। क्या हो गया भैया? mgh। अच्छा, एक बात अगर आप बहुत ध्यान से और देखें, अगर आप एक बात यहाँ ध्यान से समझ पाएँ तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे भार और विस्थापन के बीच में, भाई बॉडी तो ऊपर जा रही है, ये वस्तु का विस्थापन है। कितना एंगल है? दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, 180 डिग्री का एंगल है। अगर तुम यहाँ प्रॉपर फॉर्मूला लगाओगे mgh cos थीटा, तो cos 180 रखोगे और cos 180 -1 हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि हमेशा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। तो क्या बताइए, मैंने कुछ गलत कहा है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी तो खींच रही है इसको, हमने वो थोड़े ना फोर्स लिया है जिससे हम उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं पृथ्वी खींच रही है। तो पृथ्वी की वजह से जो किसी वस्तु के पास ऊर्जा होगी वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा और cos 180 -1 होता है। अगर नहीं समझ में आया तो रट लो कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण कार्य या ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव होती है। F बराबर -mgh। पवनेश 4000 बच्चे लाइव हैं भाई 4000 बच्चा। सर जी भी ऊपर जाने पर नेगेटिव होती है। हाँ बिल्कुल सुजीत, इसीलिए होती है क्योंकि आप विपरीत दिशा में होते हो उस टाइम। ठीक है, आप कैसे ही समझ सकते हो, अगर आपको चीज़ें पता है तो बहुत ही बढ़िया है फिर तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसी होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है, और आप जो भी काम कर रहे हैं वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। देखो दोस्त, थोड़ी सी मुझे लग रहा है 5% बच्चों को अगर चीज़ों को समझने में हल्की सी कहीं ना कहीं इशू है तो सिर्फ इसलिए है कि तुम लोगों का हो चुका है बहुत बड़ा गैप। भाई 4 साल में तो तुम यार मतलब अपने घर वालों के बिना देखो तो उनको भी भूल जाओगे। तो ये तो फिर भी साइंस है, फिजिक्स है, जिसको तुमने 12th में भी कभी ढंग से नहीं पढ़ा था। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक बिल्कुल आसान बना के चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि इससे आसान तुम कहीं भी नहीं पढ़ सकते। इतनी आसान चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में मैंने ढाला हुआ है, कहीं नहीं पढ़ पाओगे। कोई भी अगर आएगा तो तुम्हें इतना गहराई से नहीं समझा पाएगा। तो चीज़ें मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। कहीं ना कहीं दिक्कत है, वो तुम्हारी भी कमी नहीं है, बस थोड़ा सा तुम्हारा गैप है कहीं ना कहीं। बस आप कोशिश करिए थोड़ा सा, एक बार नहीं समझ में आता है तो उसको दोबारा पढ़ लो, बिल्कुल आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी 90% बच्चों को मुझे लग रहा है सब कुछ क्लियर है। तो ये बात हो गई किसकी? आपकी
पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए, अब जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग भाई स्प्रिंग में तो ग्रेविटी की वजह से नहीं होती है, स्प्रिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन वो तो ग्रेविटी की वजह से नहीं होती है भाई, उसको पृथ्वी थोड़ी ना खींच रही है। ग्रेविटी का मतलब जो पृथ्वी के कारण ऊर्जा होती है, जैसे किसी वस्तु को तुम खींचोगे ऊपर फेंकोगे तो वस्तु उसको नीचे फेंकेगी, लेकिन जब तुम किसी वस्तु को दबा रहे हो तो ग्रेविटी का तो कोई प्रभाव नहीं है वहां पे, है ना, गुरुत्वाकर्षण का तो वहां पे कोई प्रभाव ही नहीं है। तो अब क्या है, आप ये देखो कि स्प्रिंग की एनर्जी को कैसे निकालोगे। तो मान के चलिएगा मेरे पास एक स्प्रिंग है, ध्यान से सुनो, मेरे पास है एक स्प्रिंग, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैंने इसको दबा दिया, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और मैंने इसको दबा दिया या खोल दिया, कुछ भी कर लीजिए आप, मान लो मैंने इसको दबा दिया, ठीक है, और दबाने से इसकी जो जो पहले डिस्टेंस थी उसमें एक्स की कमी आ गई, ये पहली डिस्टेंस थी इसकी टोटल, और दबाने से इसमें एक्स की कमी आ गई। तो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अब ये दबी हुई है तो इसके पास कौन सी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है इसके पास कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखोगे, एक्स क्या है, वस्तु का इसका विस्थापन है कि कितना इसमें विस्थापन हुआ है, एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, कि कितना इसमें विस्थापन हुआ है, कितना इसने आपने इसको दबाया है, और एफ क्या है, फोर्स है, के क्या है, अब समझो के क्या है किसी वस्तु का। मुझे एक बात बताओ कि भाई एक तो मेरे पास है मोटी सी स्प्रिंग है बहुत, जो कि शॉक एब्जॉर्बर में लगी होती है, जिसको तुम सॉकर बोलते हो, सॉकर। अब तुम मुझसे यार दुनियादारी की बात पूछो कि सर इसमें कौन सी ऊर्जा है, अदरक में कौन सी ऊर्जा है, लहसन में कौन सी ऊर्जा है, प्याज में कौन सी ऊर्जा है, तो मेरे दोस्त हो तो तुम खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि किस में कौन सी ऊर्जा होती है ना, उन चीज़ों को तो थोड़ा सा खुद भी रिलेट कर दो। देखिए ये है आपका स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग है, भारी वाली स्प्रिंग है, मोटी सी स्प्रिंग है, और ये छोटू सी स्प्रिंग है, टिचुक टिचुक पेन वाली, जो पेन होता है ना उसकी स्प्रिंग है छोटी सी। अब तुम इन पर समान वेट रखते हो, है ना, मान लो तुमने इस पर रख दिया 1 किलो का वजन, ये रख दिया 1 किलो का वजन, तो भाई इस पर तो मुझे लग रहा है 1 किलो के वजन से कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन छोटे वाली स्प्रिंग तो पूरी दब जाएगी। अब इस चीज़ का ख्याल कौन रखेगा कि समान वजन लगाने पर स्प्रिंग कम दबती है या ज़्यादा दबती है, तो वो ख्याल रखता है आपका के, और के क्या होता है कि कितना फोर्स लगाने से स्प्रिंग कितनी दबी है, कितना फोर्स लगाने से स्प्रिंग कितनी दबी है। तो जो स्प्रिंग ज्यादा दबेगी हम कहेंगे उसका के कम होगा, और जो स्प्रिंग कम दबेगी हम कहेंगे उसका के बहुत ज्यादा होगा, यानी कि इसका के बहुत ज्यादा है और इसका के बहुत कम है ना। तो जब आप बाजार से स्प्रिंग खरीदने जाते हैं, जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, तो हम दुकानदार से ये नहीं कहते कि इतना बल लगाने पे इतनी दबनी चाहिए, उसको कुछ नहीं बताना, उसको कुछ पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता। उसको बोलोगे तुम कि के बराबर 250 की स्प्रिंग दे दो, तो वो डब्बे पे 250 लिखा होता है, वो तुम्हें दे देगा, यानी कि तुम कहीं ना कहीं ये समझ रहे हो कि ये बहुत बड़े बल के प्रभाव से भी कम दबेगी। लेकिन अगर तुम के बराबर 5 की स्प्रिंग लाओगे तो वो समझ जाएगा कि बहुत बड़े बल के प्रभाव से बहुत ज़्यादा दब जाएगी, सिर्फ इसका इतना मतलब होता है। और के को हम बोलते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट, दृढ़ता गुणांक। क्या बोलते हैं ए को, स्टिफनेस कांस्टेंट, दृढ़ता गुणांक, कि किसी भी स्प्रिंग की कितनी दृढ़ता है ना। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और के के बारे में मैंने बता दिया, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं कि शॉक एब्जॉर्बर के लिए क्या होगा और टिचुक टिचुक वाली स्प्रिंग के लिए क्या होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हर चीज़ के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा ग्रेविटी की वजह से mgh होता है, लेकिन स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ से लगातार सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला है। सर मेरा रिप्लाई दीजिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो। सांग शुक्ला, तुमने अब तक 4 सवाल पूछे हैं मेरे भाई, और चारों के चारों महान फर्जी वाहियात हैं। दोस्त अभी ग्रेविटेशन चैप्टर पहली बात तो आया नहीं है, और दूसरी बात हम गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर नहीं खड़े हैं, ठीक है। हमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी पर नहीं खड़े हैं, हमें ऊपर से बहुत सारे देवता हैं जो हमारे बालों को पकड़ के ऐसे उठाए हुए हैं। तुम्हें महसूस नहीं होता, मुझे तो होता है। हरीश तुम्हें होता है? हमारे बालों को ऐसे पकड़ रखा है सारे देवताओं ने। पृथ्वी जो है वो गाय के सींग पर टिकी हुई है, जब गाय अपना सींग बदलती है तो भूकंप आते हैं, ठीक है। इस तरह की थ्योरीज अक्सर तुम पढ़ो। पता नहीं तुम यार ये चीज़ें नहीं समझ रहे हो, तुम्हें स्प्रिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें स्प्रिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा इंटरेस्ट है कि तुम्हें ये बता दो कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही तुम खड़े हुए हो। भैया गुरुत्वाकर्षण की वजह से नहीं खड़े हुए हो, तुम अपने उनकी वजह से खड़े हुए हो, तुम्हारी उन्होंने तुमको सपोर्ट किया हुआ है, इसलिए तुम खड़े हो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सुजीत, के की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। फिर तुम ही लोग कहते हो सर समझ नहीं आ रहा है, अरे समझ कहाँ से आएगा जब ध्यान से नहीं देखोगे। न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गई भाई किसकी बात, पोटेंशियल एनर्जी की सारी बात। अब देखिए एनर्जी की कुछ इकाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने एनर्जी की बहुत सारी ऊर्जा वो देखी थी, यूनिट्स देखी थी। तो एनर्जी की यूनिट होती है, फेमस यूनिट है जूल, है ना, सबसे फेमस यूनिट है जूल, लेकिन और भी सारी यूनिट्स हैं। जैसे देखो
अर्ग भी है, तो जूल में और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, 10 की पावर 7 का रिलेशन होता है। एक एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि ये यूनिट सारी की सारी आगे आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर तुम वोल्टेज दोगे तो उसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी। सारी की सारी यूनिट्स आगे आएंगी, बट यहाँ पे मैं एक साथ आपको बता दे रहा हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद किलोवाट आवर क्या होती है, आगे चल के समझोगे कि यूनिट को किलोवाट आवर कहते हैं, जिससे हम मीटर की बिजली का मीटर की रीडिंग निकालते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। उसके बाद कैलोरी क्या होती है, जो खाने से मिलने वाली हमें ऊर्जा होती है, उसको बोलते हैं हम कैलोरी, और 4.18 जूल उसमें होते हैं। इन सब में एसआई मात्रक केवल और केवल जूल है, ठीक है। एसआई मात्रक जूल है, ये बाकी सीजीएस मात्रक हैं, बाकी सारे मात्रक अलग अलग हैं, ना एसआई है ना सीजीएस है, ये नॉर्मल बिहेवियर में लाने वाले मात्रक हैं। इनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई आपकी किसकी, एनर्जी की। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है आपका शक्ति यानी कि पावर। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिएगा कि आपके यहाँ 2 मजदूर हैं, मजदूर नंबर 1 और मजदूर नंबर 2, और आपने इनको बुलाया है 100 ईंटों को फेंकने के लिए, ठीक है। यहाँ भी 100 ईंट हैं और यहाँ भी कितनी है, 100 ईंट हैं। इन भैया ने ईंट को 1 घंटे में फेंक दिया और इन्होंने फेंकने में लिए 2 घंटे। तो मुझे ये बताइए कि किसने काम कम किया और किसने काम ज़्यादा किया, बताइए बताइए, किसने काम कम किया और किसने काम ज़्यादा किया, बताओ। बहुत बढ़िया सुजीत, वेरी गुड। आगे चल के पढ़ेंगे हम पावर के बारे में, मतलब यहीं पढ़ लेंगे जिसकी यूनिट के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे कि एक मजदूर ने 100 ईंटों को फेंकने में 1 घंटा लिया, दूसरे ने 2 घंटा लिया, तो दोनों में से काम किसने कम किया किसने ज़्यादा किया, बताइए। बराबर W/T। बस आपको एक चीज़ पता है, P बराबर W/T। बस आपको एक चीज़ पता है, इसी को रट के बैठ जाते हैं। चीज़ों को थोड़ा और भी गहराई से सीखो, समझने पे ध्यान दो, समझने पे। जो आता है वो तो आता ही है, उससे पेपर नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ज़्यादा सीखना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि 1 वाले ने कम किया है, कोई कह रहा है 2 वाले ने ज़्यादा किया है। अच्छा देखो, आपको क्या लग रहा होगा कि जिसने 1 घंटे में काम कर दिया, जिसने 1 घंटे में काम कर दिया उसने काम ज़्यादा किया। अच्छा मुझे बताओ, कार्य था क्या वर्क के फॉर्मूले में कहीं भी हमने टाइम को देखा था? भाई वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 100 ईंटों का डिस्प्लेसमेंट भी बराबर रहेगा, फोर्स भी बराबर लगा रहे हैं। तो टाइम का तो कोई फंक्शन ही नहीं था, टाइम का कोई फंक्शन ही नहीं था। क्या ऊर्जा में कहीं समय से कोई लेना देना था? जी नहीं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो लगा था, इसके अंदर ज़्यादा और इसके अंदर कम। तो भाई साहब इसकी शक्ति ज़्यादा है, यानी कि शक्ति जो है ना वो होती है कार्य बटे समय। तो जो आदमी कम समय लेगा उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। यहाँ का रिलेशन उल्टा चलता है, जो आदमी कम समय लेगा उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। तो शक्ति एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसका समय से रिलेशन है। तो जब आप कार्य को समय से जोड़ने लगो, देखो कार्य कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप समय से भी जोड़ने लगो, तो हम कहते हैं इस चीज़ की शक्ति ज़्यादा है। शक्ति कुछ नई चीज़ अलग से नहीं है, वो कार्य की ही फॉर्म है। बस कार्य में आप समय को देखने लगते हो। अगर तुम कार्य अपने हिसाब से कर रहे हो, बगैर समय को देखे कर रहे हो, तो वो कार्य है। लेकिन अगर तुम कार्य में तुमने समय की बाउंडेशन लगा दी कि भाई तुम्हें ये काम 1 घंटे में करना ही करना है, तो उसको सख्ती से करना पड़ेगा। उसको वही कर पाएगा जिसमें ज़्यादा शक्ति होगी, है ना बच्चों। तो भाई साहब इसकी शक्ति ज़्यादा है। तो कार्य, अब आप इसको फॉर्मूला बना दोगे आराम से, कैसे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। आराम से बना सकते हो ना। एक राशि कैसी है, एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या है? मात्रक देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, कार्य का जूल, समय का सेकंड। तो या तो आप कहिए जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, या इसी को क्या कहते हो आप, वॉट कहते हो। और ये बात याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जूल पर सेकंड ही वॉट होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं कि इनमें से वॉट कौन होता है। जूल पर सेकंड, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर सेकंड, एम्पियर पर मीटर, कुछ भी आ सकता है। तो जूल पर सेकंड को ही क्या कहते हैं आप, वॉट कहते हैं। ठीक है जी। डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन आराम से निकाल लेंगे सभी लोग। अब तो सर आप कहोगे कि वर्क की जो डायमेंशन है वो हमने पीछे ही पढ़ी थी, ml2 t-2 पढ़ी थी, और टाइम की जो डायमेंशन है वो आपकी t हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, ml2 t-3, इसकी डायमेंशन हो जाएगी ml2 t-3। ठीक है, ml2 t-3, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा जी, अब कुछ और मात्रक भी होते हैं पावर के, जैसे कि हॉर्स पावर हो गया, एक मात्रक होता है अश्वशक्ति या हॉर्स पावर। भाई अश्वशक्ति क्या बवाल है, पुराने समय में जो घोड़ों की शक्ति थी उससे हर चीज़ को कंपेयर किया जाता था कि इसमें 2 घोड़ों की शक्ति है, इसमें 4 घोड़ों की शक्ति है। तो उसी मात्रा को आज हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए चले आए हैं। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, बस हमें ये ध्यान देना है, 746। अक्सर ऑप्शन में 786 भी मिलता है,
तो 786 से कंफ्यूज मत होना, ये तो इस्लाम धर्म का नंबर है, एक पवित्र नंबर है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 746 है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। तो भाई ये हो गया आपका कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। अब देखिए थोड़ी सी बात यह भी है कि अगर मैं तुम्हें कार्य को गहराई में ना लेके जाता, बस मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ा देता, तो तुम खुश हो जाते बहुत, तुम्हें बढ़िया समझ आता। लेकिन थोड़ा सा अगर हर चीज़ को जब तुम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, समझ में आना जरूरी है। और जितना अब तक हमने कांस्टेबल लेवल पे पढ़ा है, जितनी फिजिक्स को पढ़ी है, उससे बात नहीं बनेगी, पेपर उससे थोड़ा सा ऊपर का ही आएगा। और हम बहुत गहराई में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल एक बैलेंस बना के चल रहा हूँ चीज़ों का। अगर आप 12th की फिजिक्स को उठा के देखें तो बहुत ज़्यादा गहराई है उसमें, 11th की को उठा के देखेंगे बहुत ज़्यादा गहराई है। हम केवल उतना पढ़ रहे हैं जितना हमारे काम का है। तो अगर आपको थोड़ा सा लेवल उठाना पड़ रहा है तो भाई मेहनत तो लगेगी, आपका 4 साल का गैप भी है, 4-5 साल का, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझो, मेहनत करो। चीज़ें आपको एक बार में नहीं 2 बार में 100% समझ में आ जाएंगी, मेरी गारंटी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान के सामने टिका हो या इंसान की समझ से बाहर हो। कभी भी अपने आप को ये मत समझिए कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए चीज़ों को, समझने की कोशिश करिए। अब मैं देखता हूँ अक्सर कि हमेशा जब मैं यहाँ समझा रहा होता हूँ तो 20% बच्चे तो कमेंटों में ही लगे होते हैं। तो मुझे कभी नहीं समझ में आया कि जब कोई समझा रहा होगा और मैं बात कर रहा हूँ किसी से या कमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे कभी उसकी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं उन 20% की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो 80% ध्यान से सुनते हैं चीज़ों को, केवल तभी कमेंट करते हैं, तभी कोई चीज़ पूछते हैं, जब उनसे बोला जाए तो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी आपको चीज़ों को लेके। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि लेवल आप वही रखना चाहते हैं अपना। अब जैसे देखो, आपने एक बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, जैसे आप देखोगे लिफ्ट के केस में आप डेफिनेटली गलती करते हो, लेकिन आप गलती नहीं करोगे, तो कुछ ना कुछ तो नया सीखना पड़ेगा, उसके लिए एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आप वैसे ही रहना चाहते हो जैसे कल थे तो कोई मेहनत नहीं करनी, लेकिन आप थोड़ा सा अपने अंदर सुधार लाना चाहते हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत है, कहाँ से क्या न्यूमेरिकल किया जाएगा, कहाँ से क्या थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे, सारी करते जा रहे हैं हम। न्यूमेरिकल हाफ mv² हमने किया आज, आसान आसान से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, W बराबर एफ एस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा। न्यूमेरिकल कोई बहुत तोप नहीं आते हैं आपके यहाँ, प्रैक्टिस में सब कवर कर लेंगे। बाकी आप थ्योरी को समझने पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दो, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। 25 में से 20 सवाल थ्योरी के मिलेंगे, 5 सवाल केवल न्यूमेरिकल मिलेंगे, और न्यूमेरिकल हर बच्चा कर जाएगा। जैसे सिंपल पूछा जाएगा, बल दे दिया, विस्थापन दे दिया, कार्य पूछ लेगा, बहुत आराम से आप लोग कर लोगे। आप द्रव्यमान दे देगा, वी दे देगा, आपसे एनर्जी पूछ लेगा, बहुत आराम से आप कर लोगे। तो वहाँ से कभी भी मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से बनेगी। जैसे पूछा कि इनमें से कौन सी ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है, 100% कह रहा हूँ, केवल वो बच्चा उस क्वेश्चन को करके आएगा जिसने बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ाया होगा। ठीक है, चलो बच्चों, ऐसे ही मेहनत करो, शानदार तरीके से पढ़ाई करो, बढ़िया तरह से। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।